लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। मिशन 2019 की बात हो रही है और मिशन 2019 में जब भी हम जिक्र उसका कर रहे हैं, सबसे पहले नाम जींद उपचुनाव का आ रहा है, जिसे लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हर पार्टी ने कमर कस ली है और फाइनल रणनीति बनाने में तमाम पार्टी, तमाम प्रत्याशी जुटे हुए हैं। जब भी इस तरह से कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, वहां पर समर्थन मांगने का एक दौर जरूर चलता है। चाहे वो गांव से समर्थन हो, खाप से समर्थन हो, मतदाताओं से समर्थन हो या किसी दल से समर्थन हो, गठबंधन की कोशिश हो, इस तरह के दौर जरूर देखने को मिलते हैं। और हरियाणा में भी किसी ने कंडेला खाप में जाकर के समर्थन की अपील की, तो वहां से टेकराम कंडेला किसी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को किसी निर्दलीय विधायक का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जेजेपी की अगर हम बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का सपोर्ट हासिल हुआ है। इससे सियासी समीकरण बदलेंगे क्या, यह समझना जरूरी है। जरा देखिए कि आज जब समर्थन मिला तो क्या कुछ हुआ। जनता पार्टी को जींद के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं और जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को जींद के उपचुनाव में समर्थन का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने इस भ्रष्टाचारी और धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करने वाले कांग्रेस, बीजेपी और इल्लू, इन तीनों के खिलाफ दिग्विजय को, जननायक जनता पार्टी को जींद के उपचुनाव में समर्थन देने का निर्णय लिया है, ताकि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर स्वच्छ राजनीति करके स्कूल बदलने का, हॉस्पिटल बदलने का, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली देने का और स्वच्छ राजनीति करने का एक नमूना पूरे देश को देखने को मिला है, वो हरियाणा के अंदर भी हम दिखा सके। गुप्ता जी, जो है आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या वो दुष्यंत के समर्थन में यहाँ पे प्रचार करेंगे? देखिए, भविष्य की बात है। कल दुष्यंत चौटाला जी ने बात की थी, हमारे से खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और नेताओं से बात करके समर्थन मांगा था। आज अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे समर्थन की घोषणा करने के लिए यहाँ पे भेजा है। आगे बैठ के बातचीत होगी, वक्त के साथ देखा जाएगा। पार्टी के साथ आने से आपको जेजेपी को कितना फायदा होगा जींद उपचुनाव में? देखिए, 1-1-2-11 होते हैं, इन्होंने समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद है। मैं मान के चलता हूं कि हमारी ताकत बढ़ेगी और ये चुनाव ही नहीं जीतेंगे, बल्कि यहाँ पुराने डर्रे को बदलने का काम करेंगे, जो भाई भतीजावाद उसको खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और ये मान के चलें, गौ और गीता के नाम पे जिस तरीके से धर्म में हमें बांटा जा रहा है, उस चीज को खत्म करने का काम करेंगे। जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं नवीन जैन, उनसे आप पार्टी के जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रचार के लिए आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आज इन्होंने कह दिया, घोषणा हो गई, हम उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये जेजेपी के और जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के चलते जो है वो आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को जींद के उपचुनाव में समर्थन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित और सहयोगी स्पार्क्स के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, जींद। जी, और इस वक्त जींद से मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, दिल्ली में बारिश हुई है, मौसम बहुत ठंडा हो गया यहाँ, जींद का मौसम कैसा है सर? देखिए, दिल्ली की बारिश का असर जो है वो निश्चित तौर पर जींद पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी शीत लहर जो है वो चलने की वजह से ठंड जरूर बढ़ गई है। लेकिन जींद में इन दिनों उपचुनाव हो रहा है, तो जाहिर है कि जो जींद के जो लोग हैं उनको ये जो शीत लहर है, ये शीत लहर जैसा कुछ एहसास होने नहीं दे रही है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो राजनीतिक गर्मी जो है वो फैली हुई है। और इसी के चलते जो है वो लोगों में काफी जोश उत्साह जो है वो बना हुआ है। सभी जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार को तेज किए हुए हैं। और दिल्ली की आज की बारिश के बाद जो है वो जींद में भी थोड़ा मौसम जो है वो बदला है, मौसम ने मिजाज जो है वो सख्त किया है और शीत लहर के चलते हल्की ठंड जो है वो यहाँ बढ़ी है। लेकिन
जींद के इस उपचुनाव ने इस शीत लहर को भी जो है वो महसूस नहीं किया है और गर्मी जो है वो पैदा की हुई है। तमाम जो लोग हैं चुनाव से ठीक पहले लगातार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पवन, चुनाव से पहले जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, टेकराम कंडेला बीजेपी के साथ आते हैं, कलायत से विधायक जयप्रकाश वो सुरजेवाला के सपोर्ट में आते हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी को का सपोर्ट मिल जाता है जेजेपी को, ये जो समर्थन का एक दौर चल रहा है पवन, इससे रणनीति क्या बदल भी रही है बाकियों की? बिल्कुल, देखिए साकेत, जो 28 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी जो राजनीतिक दल है वो अपना अपना समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। टेकराम कंडेला जो है वो नाराज चल रहे थे बीजेपी से, बीजेपी ने उनकी मान मनवल की और उनको जो है वो कल यानी रविवार को दोपहर तक मना लिया गया और अपने साथ खड़ा कर लिया है। और अब टेकराम कंडेला कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो अब जींद के उपचुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी के समर्थन में आ गई है। दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी जो उनके साथ खड़ी हो गई है। इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला को जब चुनाव मैदान में उतार दिया तो कांग्रेस के तमाम जो गुट अलग अलग थे वो अब सब एक धुन में बात कर रही हैं, एक जो है वो जुट होकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो साफ है कि समीकरण जो है वो सभी अपने अपने सेट करने में लगे हुए हैं, कोई इधर से उधर, कोई उधर से इधर, ये सब जो है वो जारी है। लेकिन वोट में कितना ये इधर से उधर तब्दील होगा, ये जो है साकेत, ये 31 तारीख को जो नतीजे आएंगे जींद के उपचुनाव के, उसमें सामने आ पाएगा। जी, पवन आप मेरे साथ रहिए, मैं थोड़ी देर और चाहूंगा, मुझे पता है कि आप कांग्रेस की वहां पर रैली को कवर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और वक्त आपका चाहूंगा, थोड़ी देर आप रहिएगा मेरे साथ। स्टूडियो में इस वक्त अश्वनी दुल्हेड़ा साहब जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुल्हेड़ा साहब, सबसे पहले स्वागत है। और क्यों जेजेपी को समर्थन क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए सर जी, आप हरियाणा में सीबीआई को उखाड़ने के लिए, सीबीआई का मतलब है कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो को उखाड़ने के लिए कोई भी दल, कोई भी हमें हमारे से समर्थन मांगेगा, मदद मांगेगा, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए कल दिग्विजय जी ने अपील की थी कि भाई हमारा समर्थन कीजिए, और कई दिनों से वो जनता में, पब्लिक में जो एक समर्थन की अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर साथ आ जाए तो हम। ऐसा क्या नजर आया जेजेपी में? ऐसा ये है कि जो आज हरियाणा के अंदर जातिवाद की राजनीति को इतना जबरदस्त बढ़ावा दिया गया, और हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार हरियाणा को जलवाया वो आपके सामने है। और कांग्रेस में किस तरह से एक मुख्यमंत्री, मैं पूछ रहा हूं जेजेपी में क्या नजर आया? वही बता रहा हूं सर मैं। तो बाकी में जो नजर आ रहा है वो मत बताइए ना, जेजेपी में क्या नजर आ रहा है वो बताइए। जेजेपी में ये नजर आ रहा है कि इनकी जो एक विचारधारा है वो समान विचारधारा है। क्या विचारधारा है? और समान विचारधारा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने को समर्थन किया है। और विचारधारा बताइए ना, समान विचारधारा मतलब क्या होता है? समान विचारधारा ये है कि युवाओं का साथ जो आज जेजेपी को जींद में जैसे मिल रहा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने। आप जेजेपी के सहारे अपना वजूद तो नहीं तलाश रहे? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो वजूद भाई साहब जमीन पे आप जाके देखिए, जमीन पे आम आदमी पार्टी का वजूद बहुत जबरदस्त है। तो फिर उतरे क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ती ना, आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ती है। इसका मतलब क्या है मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव? ये जो जींद का जो चुनाव है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये सारी पार्टियां, जो बीजेपी और सारी पार्टियों में जेजेपी भी आती है, कांग्रेस, दिग्विजय भी मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार है। सर सबको पता है ना निर्दलीय, बस इस वजह से कि अभी लोगों नहीं मिला, चुनाव चिन्ह नहीं मिला, इसलिए निर्दलीय है ना। जेजेपी जो है, जेजेपी का निर्दलीय उम्मीदवार है दिग्विजय जी चौटाला जी हैं। वो आज जिस तरह से जींद का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो एक जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अगर जेजेपी को चुनाव चिन्ह मिल जाता तो वो निर्दलीय थोड़ी उतरते, निर्दलीय नहीं उतरते तो फिर उसी विचारधारा से उतरते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर सीएम बनने के लिए लोग हैं। उस समय का आकलन दूसरा होता भाई साहब जी, आज का जो आकलन है उसके तहत आम आदमी पार्टी बता रही है कि जिस तरीके से आज जो समय के अनुसार जिस तरह से इन्होंने अपील की और आम आदमी पार्टी ने इनका साथ देने का इरादा किया, और आम आदमी पार्टी का। ठीक है, मैं मेरे सहयोगी पवन का एक बार फिर से रुख करता हूं। पवन, कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए हैं कि आम आदमी पार्टी का खुद कोई जनाधार नहीं है, तो वो किसी को भी समर्थन दे दे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अब आपने हरियाणा और जींद काफ़ी देखा है, खासतौर पर मौजूदा दौर में जींद पर आप लगातार कवरेज कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का कुछ रसूख है क्या पवन, कुछ वोट बैंक है क्या आम आदमी पार्टी का जींद में? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी साकेत जी। मेरा सवाल ये था कि आपने तो लगातार जींद को अभी देखा है हालिया दिनों में, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद, कोई ऐसा जनाधार, कोई ऐसा वोट बैंक जींद में आपको नजर आ रहा है? देखिए साकेत, जो आम आदमी पार्टी है वो जो है वो अब 2019 के लिहाज से जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो अपनी जो है वो पार्टी की मजबूती के लिए प्रचार में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद कई जगह पर जाकर जो है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर जींद की हम बात करें तो फिलहाल जींद में आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा जो है वो कोई वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल नहीं है। लेकिन एक स्पोर्ट के तौर पर जननायक जनता पार्टी के साथ अब आम आदमी पार्टी आई है, तो दो जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो जब एक साथ मिलकर जुटेंगे चलेंगे तो उसका फायदा जो है वो कितना होगा ये तो नतीजे जो है वो बताएंगे। लेकिन साकेत, आम आदमी पार्टी का जींद में कोई बहुत बड़ा जनाधार है ऐसा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा जनाधार होता तो आम आदमी पार्टी जो है वो जींद के इस उपचुनाव में उम्मीदवार उतारती। जननायक जनता पार्टी को अभी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है और कड़े मुकाबले में वो जो है वो नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी अब उनके साथ जो है वो समर्थन कर रही है। तो साकेत, इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी का जींद में कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है जितना वो दावा करते हैं। ये जरूर है कि कुछ कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं और इसी के बलबूते पर अब वो समर्थन की भी बात बीजेपी को कर रही है। लेकिन अगर बड़ा जनाधार और बड़ी मजबूती होती तो जींद में आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार मैदान में होता। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने टफ शेड्यूल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप अपने जो आप कवरेज में लगे हैं आप उसको कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार समीकरण किस तरीके से बदल रहे हैं, बदलाव किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और जैसे हम जींद का लगातार आपको हाल बता रहे हैं, मिजाज बता रहे हैं कि आखिर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, जींद का कितना घट रहा है, सांसें कितनी फूल रही हैं और नब्ज कितना तेज है, इन तमाम चीज़ों को लगातार जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन फिलहाल 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन 5 से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपको एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं। अश्विनी दुल्हेड़ा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वागत है आपका। सतवीर डागर साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप गोयत साहब हमारे साथ जुड़े हुए नेलो की तरफ से, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भारत भूषण जी आपका। और अरविंद भारद्वाज साहब हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका भी। एक सवाल मेरा अरविंद भारद्वाज जी आपसे है, आप क्यों सर? अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? अरविंद जी आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही। मैं थोड़ा स्टूडियो लौटता हूं। और सतवीर डागर साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जेजेपी को मिल गया आम आदमी पार्टी का साथ, आपको लगता है कि समीकरण कुछ बिगाड़ देंगे ये लोग? देखिए साकेत जी, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। पहली बात, जेजेपी अभी तो अपना चुनाव चिन्ह नहीं है, नाम जरूर रखा है, कल परसों जन्म पार्टी का हुआ है, ठीक है कि पुराने परिवार से हैं, परंतु डिवीज़न के बाद मैं नहीं समझता कि जेजेपी अभी कहीं स्टैंड कर रही है। हो सकता है कि आपके आंकड़ों के हिसाब से चैनल कुछ दिखाए, एक बात अलग है। और जहां आपका भी हरियाणा में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जहां जो उसको ज़्यादा है और उसको पावरफुल बना सके, तो हमारे ख्याल से कहीं भी अभी कहीं दूर दूर की बात है इनके लिए। भारत भूषण जी, लगातार समर्थन लेने देने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने भी कंडेला गांव पहुंचे, टेकराम जी का सपोर्ट लिया आप लोगों ने। दूसरी तरफ जयप्रकाश जी का सपोर्ट मिल गया कांग्रेस को। तीसरी तरफ जेजेपी और आप साथ में हैं।
आपको लगता है कि आपके समर्थन के बाद जेजेपी थोड़ी सी मजबूत हुई है, या जयप्रकाश जी के समर्थन के बाद कांग्रेस को और मजबूती मिली है? देखिए साकेत जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर आम आदमी का पार्टी का कोई जनाधार होता, कोई वोट बैंक होता, कुछ जन समर्थन उनके पास होता, तो निश्चित रूप से वो चुनावी मैदान में उतरे होते। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी राजनीति में आने की मंशा ही राजनीतिक माध्यम से चुनाव लड़ करके आना होता है। तो कोई भी अंतर जो मैं नहीं समझता कि आम आदमी के पार्टी के जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ने से कोई इसमें राजनीतिक समीकरण बिगड़ने वाले हैं या किसी के लिए बनने वाले हैं। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कोई भारी अंतर नहीं पड़ता। मामूली सा 150 लोगों का साथ में जुड़ जाना, ठीक है, इतना ही अंतर पड़ने वाला है। संदीप गोयल जी का रुख कर लेते हैं एक बार, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, ये तो कोई ना कोई किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है, आपको कौन कर रहा है? देखिए साकेत जी, जींद की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ देख रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ खड़ी है। और रही बात अन्य पार्टियों की, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो आज समर्थन देने की बात हुई, तो एक आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने पिछली बार लोकसभा की सीटों पर भी चुनाव लड़ा, सभी जगह इनकी जमानत जब्त हुई। अब वो पार्टी कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ लगकर, कहीं जेजेपी की जो डेफिनेशन जो आजकल पब्लिक में चल रही जमानत जब्त पार्टी, उसको कहीं सत्यार्थ ना कर दे। और रही बात जो पार्टी जेजेपी जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल से ये कहकर अलग हुई थी कि हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे मजबूती देने के लिए आ रहे हैं, तो अब इनको गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी ने एसवाईएल के पानी के लिए लड़ाई लड़ी, और वो पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं जो पंजाब में कहते हैं कि हरियाणा के एक भी बूंद पानी की नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी पार्टी जो आतंकियों के घरों में खाना खाती है, उनको सपोर्ट करवाती है, ऐसे नापाक इरादों वाली पार्टी के साथ ये नई पार्टी जो जननायक जनता पार्टी जुड़ी है, तो इस इनके मंसूबे कहीं ना कहीं साफ करती है। व्यक्तिवाद की विचारधारा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक और खास बात है साकेत जी, दोनों पार्टियों के अंदर, दोनों पार्टियों की एक विशेष पहचान है कि हमने विश्वासघात करना सीखा है। आप देखिए अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने क्या किया, प्रशांत भूषण जी के साथ क्या किया, विपिन खेरा है पंजाब में, उनके साथ देखिए। तो इसी प्रकार से जेजेपी ने भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ विश्वासघात करके एक अलग पार्टी बनाई, लीडरशिप ले जाए। वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है ना सर यहाँ पर। तो आप ये कहते हैं, आप ये कहोगे कि जेजेपी ने हमारे साथ ये किया, जेजेपी वाले ये कहेंगे कि आप लोगों ने उनके साथ ये किया। खैर इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है, जनता जानती है, ठीक है, वो जनता को तय भी करना, जनता को तय करना है। एक बार जरा भारद्वाज साहब का भी रुख कर लेते हैं। भारद्वाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आम आदमी पार्टी क्यों सर? और लोगों के लिए हो सकता है ये चुनाव महत्वपूर्ण ना हो, परंतु जननायक जनता पार्टी के लिए जींद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐतिहासिक भूमि है और जींद के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जागरूक माने जाते हैं राजनीतिक रूप से। तो हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट की कीमत होती है चुनाव में। अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारा समर्थन करता है, कोई अकेला व्यक्ति, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी दिल्ली प्रदेश में सरकार है और 70 में से 67 सीट लेकर कांग्रेस और बीजेपी का इन्होंने सुपड़ा साफ किया। और एक प्रोग्रेसिव राजनीति ये लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एक प्रोग्रेसिव जो राजनीति है, एक विचारशील जो राजनीति है, विकास की जो राजनीति है, ये जातिवाद की राजनीति नहीं करते, ये गुंडागर्दी डराने धमकाने वाली राजनीति नहीं करते, ये लोग धर्म के आधार पर नहीं बांटते, ये प्रोग्रेसिव बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। बोल बदल जाते हैं भारद्वाज साहब, बोल बदल जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब आप इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे या जेजेपी का जन्म नहीं हुआ था और आम आदमी पार्टी का जब भी उसकी चर्चा होती थी, तो आपके भी बोल बहुत ही तीखे होते थे इनके लिए। तब प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पर ना आप देखते थे, ना आपकी पार्टी का नजरिया कुछ ऐसा था। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगे तो इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिर नजरिया किस तरीके से और कितनी तेजी से राजनीति में बदल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और चर्चा को सीधे आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से मेरा ये सवाल है। डायर साहब, आप सुन रहे थे अभी अरविंद भारद्वाज जी को भी सुना आपने, और कुछ देर पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी दुल्हेड़ा साहब हैं वो भी ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद जेजेपी की विचारधारा ही एक अलग विचारधारा है और समान विकास वाली बात जेजेपी की विचारधारा में है। क्या लगता है आपको, बोल कैसे बदल रहे हैं? देखिए साकेत जी, अब मैंने कहा ना कि अभी तो जस्ट
बहुत जल्दी है कुछ भी कहना कि विचारधारा क्या है। विचारधारा एक दिन में तो किसी की दिखती नहीं, कुछ काम करके दिखाओगे। विचारधारा की बात करते हो, जिस पार्टी से इनका जन्म हुआ है उसकी विचारधारा पता है। कंडेला में क्या कांड हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, ये उसी परिवार से हैं और उसी पार्टी का पार्ट है जी। चाचा भतीजे की वो एक ही ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, उसी से निकले हैं। तो कंडेला कांड जो था वो सब जनता ने इनके सामने देखा है। अगर बाकी बात करते हैं जींद में हमने भी काम कंडेला कांड का दाग जो है वो इनके दामन पर भी होगा, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब भी सत्ता में थे लोग, क्या अगर नई पार्टी बना लेने से तो क्या वो बातें पीछे छूट जाएंगी? दूसरी बात साकेत जी, मिड्ढा साहब इनके वहां पे रहे 10 साल 9 साल, उसके बावजूद जींद के अंदर हालत देखी जाके क्या है। अगर बात ही करते हैं तो जो कहते हैं कि हमने काम किया है, हम बड़े प्रोग्रेसिव पार्टी, अच्छी बात है अरविंद जी, बोल अच्छा लेते हैं आप, परंतु वो प्रोग्रेस जाके जींद में भी देखिए आप कि जींद में कहीं मिड्ढा साहब बोले हो या आपकी पार्टी बोली हो, आपके 4-5 विधायक वहां से हैं, कोई भी एक नई डेवलपमेंट जींद के अंदर बताए। सड़कों पे 4 बूंद गिरते ही पानी पानी, ये कीचड़ है सारी खुद ही पड़ी है, आप तब नहीं बोले तो प्रोग्रेस कहाँ गई थी? इसका जवाब तो संदीप जी देंगे ना, इसका जवाब अरविंद भारद्वाज कैसे? नहीं, देखिए बिल्कुल पार्टी अभी कितने दिन हुए हैं, मुझे साकेत जी ये बताइए कि जेजेपी का जन्म हुए कितने दिन हुए? नहीं, फिर भी वो अब उस पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो उस पार्टी के प्रवक्ता जब हमारे साथ हैं तो फिर उन्हीं से जवाब लेते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो अगर बात आती है डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव पार्टी है, भाई उसके साथ रहे हैं। जो अत्याचार किसानों के साथ जो गोली चली उसमें भी शामिल थे, कोई अलग तो पार्टी थी नहीं। चलिए संदीप जी। डागर साहब से साकेत जी, डागर साहब से एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि डागर साहब कांग्रेस के कार्यकाल में बताए हुए किसानों के ऊपर गोली कांड का जिक्र करना चाहेंगे या मैं इनके प्रकाश डालूं? निसिंग कांड को भूल गए आप, कादमा कांड, मंडियाली कांड, सतनाली कांड, आपने तो किसानों को भून डाला। फिर उसके बाद माइयड़ कांड, गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, फिर आपका मारुति औद्योगिक कांड, आप तो कितने कांड गिनाऊं? मुझे तो लगता है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, इतने कांडों आपकी इस गवर्नमेंट के दौरान किए हुए थे। अगर किसी राजनीतिक साजिश के अंदर अगर किसानों के ऊपर हुआ तो उसको आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आप ब्लेम लगाने का काम करेंगे, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर नहीं। जिस प्रकार से आप लोगों ने कंडेला खाप के लोगों का इस्तेमाल करके वहां से एक पदयात्रा निकलवाई, और आपको शायद ये पता नहीं होगा जींद कंडेला खाप के इर्द गिर्द वो कहीं पर भी गोलीबारी नहीं हुई थी। गोलीबारी गुलकनी के पास हुई थी, रामराय के पास, जो कंडेला खाप से बाहर पड़ती है। आपने एक इसका बेजा इस्तेमाल कंडेला खाप के ऊपर थोप रहे हैं, आपको शायद ये नहीं पता पिछले 2 बार लगातार विधायक वहां के कंडेला खाप के लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अच्छा, एक चीज बताइए, विधानसभा में भेजा है। गोयत साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी, गोयत साहब, अब मैं नहीं कह रहा ये बात है, बहुत सारी बातें जो आपके दल से निकला है, आपके परिवार की बातें हैं। आप कांग्रेस की बात छोड़िए, आपके परिवार का क्वेश्चन मार्क है, आपके परिवार का क्वेश्चन मार्क है, जनता को वो भी जवाब दे दीजिए। आपके माध्यम से ऐसे पार्टी का मैं उत्तर नहीं देना चाहता जो इस प्रकार से मैं तो आपकी बात का उत्तर गोयत साहब, साकेत जी ना आपकी बात का उत्तर मैं आपकी बात का उत्तर दे सकता हूँ, आपके लिए मैं किसी दूसरी पार्टी का ठीक है संदीप गोयत जी, मैं ये कहता हूँ साकेत जी 30 सेकंड, जब उन्होंने कहा कि हमारी तो प्रोग्रेसिव पार्टी है, हम पीछे से काम करते हैं, पता नहीं भाई कौन सा काम किया है। इन्होंने नहीं कहा, अरविंद भारद्वाज जी ने कहा था, मैं वही कह रहा हूं, अरविंद भारद्वाज जी ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा था कि वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी है इसलिए उनके साथ अलायंस किया है या जो भी समर्थन लिया है, जो भी है। गोयत साहब, मैं एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम इस वक्त जींद में काम कर रही है और हमारे चैनल के कंसल्टिंग एडिटर कंडेला गाँव पहुंचे थे और वहाँ पर अलग अलग गाँव पर उन्होंने जाकर के लोगों से पूछा कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेड्डू साहब का नाम ले रहे हैं कई जगह पर, लेकिन वो कहते हैं कि इनेलो को सपोर्ट नहीं है, रेड्डू साहब को सपोर्ट है। देखिए साकेत जी, किसी न किसी प्रकार से हर मतदाता अपना व्यू रखता है। अब आज के दिन देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो पिछला इतिहास उठाएं, इंडियन नेशनल लोकदल को लगातार 10 साल उन्होंने वोट दिया, पहले भी वोट दिए, 15 साल लगातार, 18 हो सकता है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं साकेत जी, जो सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कंडेला खाप को दिया 1991 में, हमारी पार्टी ने उसी खाप के उम्मीदवार निवासी को उम्मीदवार बनाया। 30 साल में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने, ना किसी क्षेत्रीय दल ने कंडेला खाप के किसी व्यक्ति को टिकट दी। आज हम फिर टिकट दे रहे हैं तो ये कंडेला खाप का इस्तेमाल करके कंडेला खाप को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उनके भाईचारे को तोड़ के उनके वोटों को हथियाने की इस प्रकार की अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि पिछले लगातार सालों से, कई सालों से उन्होंने हमारी पार्टी में विश्वास रखा। रही बात रेड्डू खाप के बारे में, रेड्डू के नाम से वोट दे रहे हैं, तो देखिए राजनीति के अंदर कई धर्म का इस्तेमाल होता है, कई लोग जाति का इस्तेमाल, कई वोटर हो सकता है कि अपने गाँव के और लोग अपने जो इलाके के उस व्यक्ति, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था
गोयल साहब, क्योंकि कहीं आपने एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट इसलिए तो नहीं दे दिया कि उसका अपना एक जनाधार है और उस जनाधार के हिसाब से कुछ वोट हमें भी मिल जाए। देखिए साकेत जी, जिस प्रकार से सभी पार्टी कहती हैं कि वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति में सब वाजिब है, तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल को वोट की राजनीति करने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है ना, केवल यही लोग बिल्कुल है ना, तो खुले में और चौड़े में एक्सेप्ट करना भी चाहिए ना, जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने वोट की राजनीति की है। दूसरी चीज मैं तो एक्सेप्ट कर, दूसरी चीज इन लोगों की भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकराज के ऊपर लोकलाज के ऊपर। ठीक है, जरा भारत भूषण जी का रुख करते हैं। लोगों की मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया, लोगों की मांग मान के हमारी पार्टी का उम्मीदवार बना। ठीक है भारत भूषण जी, अब ऐसे में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है अब इलेक्शन को, और ताबड़तोड़ आप लोगों की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है, आप लोगों का भी वॉर रूम देखा हमने किस तरीके से आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी दिखाया अपने दर्शकों को हमने। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरी दिनों में बहुत कुछ चेंज होता है साहब, आखिरी दिनों में और आखिरी पलों में मतदाताओं का माइंडसेट भी चेंज किया जाता है। कैसी रणनीति है, क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? देखिए साकेत जी, अंतिम क्षणों में जो राजनीतिक परिवर्तन, कुछ वोटों का हेरफेर होता होगा, तो वो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कुछ होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4.5 साल के समय काल में जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने शासन करते हुए देखा है, एक बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन दिया है। निष्पक्षता इसी को कहते हैं कि जिनका विकास ही नहीं हुआ। वोट देने वाले हैं तो अंतिम क्षणों में भारतीय जनता पार्टी का जिनका विकास ही नहीं हुआ, यही निष्पक्षता है आपकी? जी, विकास एक तरफा एक सा विकास हमने 90 की 90 विधानसभाओं में करके दिखाया है, और जिस प्रकार से निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभाव के, जातिवाद के भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों देने में नहीं आप गलत कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जातिवाद में वोट मांगता है। भारत भूषण जी, आपका मुख्यमंत्री जातिवाद में वोट मांगता है। किसने दिया है? नहीं, नगर निगम के चुनावों में आपने जाति, मैं कहता हूँ आप नहीं आप ये बात ना कहें, आपसे ज्यादा बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। बीच में बोलने की नहीं आप गलत ना बोले ना। अब ये चुनावी, भारत भूषण जी, ये चुनावी स्टेज नहीं है। आप वो बोले तथ्यों के आधार पे। 3 बार आपने हरियाणा चलाया है, 3 बार आपने हरियाणा चलाया है, आप कैसे कह सकते हैं? अरे आपका मुख्यमंत्री कहता मैं पंजाबी हूँ, मैं कहता हूँ आपको देख रहा है। खट्टर साहब ये कहते हैं, खट्टर साहब ये कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ। भाई बताइए, छोटे चुनाव में पंजाबी के नाम पे वोट मांगते हैं? सुनने की जरूरत नहीं। ठीक है, जरा आपने विकास का जिक्र किया भारत भूषण जी की जींद में निष्पक्ष तौर पर विकास भी करवाया गया है और पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में विकास किया। मैं इस विकास के एजेंडे पर, विकास के शब्द पर, विकास के काम पर जरा मैं काउंटर लेना चाहूंगा मैं तमाम राजनीतिक दलों से, उसके बाद आपका मैं जवाब लूंगा। शुरुआत अश्विनी जी आपसे करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि अपने 4.5 साल के तकरीबन कार्यकाल में जींद का क्या पूरे 90 विधानसभा का विकास करवाया इन्होंने। भाई साहब साकेत जी, देखिए, इन्होंने विकास नहीं, पूरे हरियाणा का विनाश किया है, सत्यानाश किया है। पूरे हरियाणा में जो आज जातिवाद का जहर है, पूरे हरियाणा के भाईचारे को खत्म किया है, पूरे हरियाणा का जो सत्यानाश किया है, वो सारा का सारा श्रेय ये बीजेपी को भी जाता है और इनके जो 2 साथी हैं कांग्रेस और इनेलो, इनको भी जाता है। क्योंकि कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा को कई बार जलवाया है। आज विकास की बात कर सकते हैं तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस तरह का विकास किया, आज पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी इस बात का जिक्र है कि आज दिल्ली प्रदेश में जो सरकार है, दिल्ली को देख करके थोड़ी हरियाणा में वोट होगा। उसमें भाई साहब देखिए, अभी ये तीनों की तीनों पार्टियां जो सीबीआई है, इनको इनके 2 साथियों को तो हमने यहाँ इस तरह से धूल चटाई थी, एक को तो 0 पे पहुंचा दिया था और एक मुश्किल से मरती बची है। और दूसरा, हरियाणा में ये लोग कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। ये लोग भगवान करे ऐसा ही कहते रहे और आने वाले समय में इनको आम आदमी पार्टी किस तरह से धूल चटाई। अरविंद भारद्वाज जी, देखिए भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए आज ये बात करते हैं जींद के इलेक्शन में कि वजूद नहीं है। जींद में जब हमारा कुछ भी संगठन नहीं था 2014 में, जब अरे था तो चुनाव उतरते ना साहब, उस समय था तो चुनाव में क्यों नहीं उतरे आप? 9000 चुनाव में क्यों नहीं उतरे आप? 2000 वोट हमारी आई। अरे आप कहते हैं दूर से आप ढोल बजा रहे हैं, दूर से ढोल बजा रहे हैं, आपकी बहुत जनाधार है, बहुत वजूद है। लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव, अरे तो आप भी उतर जाते, आप भी उतर जाते। आपको मना किया था क्या? आपको किसी ने मना किया था? और कहीं पर लिखा है क्या कि जिनका जो चुनाव जीते
जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाई साहब कहीं लिखा है क्या? इस बात को लेकर के गए हुए हैं साकेत जी। अरे कहीं लिखा है क्या कि जीत में जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा? कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सुरजेवाला जीतेगा तो अरे कोई क्या कर रहा है? आप लकीर के फकीर बनेंगे क्या? लकीर के फकीर बनेंगे क्या कि आप जो कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि वो जीतेंगे तो सीएम बनेंगे? पूरे हरियाणा में जिस तरह का सत्यानाश इन लोगों ने किया हुआ है वो पूरे हरियाणा के सामने है। अपने जनाधार को लेकर के तो दावा मत कीजिए, मत दावा कीजिए आप, क्योंकि अगर आप में दम होता, आप में जनाधार होता, आपका वजूद होता तो आप चुनाव में उतरते। 90 विधानसभा आप चुनाव में उतरते साहब। विधानसभाओं में आपको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, आपको अपना जनाधार बनाना है, वजूद ढूंढ रहे हैं आप, इसलिए आप नहीं उतरे चुनाव में। भाई साहब ये आने वाला समय बताएगा। ना तो नगर निगम के चुनाव में आप उतरे, ना नगर निगम के चुनाव में आप उतरे, ना इस चुनाव में आप उतरे। आप बस देख रहे हैं कि कहां से जनाधार बन जाए हमारा। कुछ है ही नहीं आपका, कुछ होता तब तो आप आते, कुछ है ही नहीं। देखिए खैर छोड़िए, मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद भारद्वाज जी, विकास की बात बीजेपी ने की है कि विकास बहुत किया है और 90 के 90 हलकों में विकास किया है। जरा जींद के विकास पर मैं आपका काउंटर चाहूंगा, इसी मुद्दे पर, जींद के विकास पर काउंटर सिर्फ। साकेत जी, सच्चाई ये है कि जींद में कुछ भी काम नहीं हुआ। आप चाहे रोहतक से जींद चले जाएं, जो 4 लेन का हाईवे का काम चल रहा था उसे लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल में वो 4 लेन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा आप सोनीपत से जींद चले जाएं, पानीपत से जींद चले जाएं, हिसार से जींद वाले रास्ते पे आ जाए, सारे रास्ते टूटे हुए हैं और 1 वे हैं। मतलब आज तक डबल रोड नहीं बना, 1 वे सिंगल रोड है आज भी वहां पर। और इसके अलावा आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां पर सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, ब्लड टेस्ट की मशीन नहीं है, बहुत बुरे बदहाल स्थिति है। एक भी उद्योग, इन्होंने कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, ये दावे के साथ बता दे एक भी 4 साल में एक भी कंपनी, एक भी उद्योग अगर जींद की धरती पर भाजपा ने लगाया हो तो ये बता दे। ठीक है, कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी थी ना तो वो पूरी कर पाए ना ये। एक लाइन कम जोर दे दीजिए साकेत जी। मेरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी उन्होंने कंडेला कांड का जिक्र किया और दुष्यंत चौटाला जी का नाम जोड़ा। जब कंडेला का कांड हुआ था दुष्यंत चौटाला जी की उम्र 14 साल थी और दिग्विजय चौटाला जी 11 साल के थे। मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि 14 साल के दुष्यंत चौटाला जी ने और 11 साल के दिग्विजय चौटाला जी ने वो कंडेला कांड कराया या उसके लिए वो जिम्मेवार थे, जबकि वो ना किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य उस वक्त थे और ना किसी राजनीतिक गतिविधियों में जुड़े हुए थे, वो सिर्फ स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इन लोगों की सोच पर हंसी आती है, ताजुब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैथल से विधायक है तो पहले नरवाना से भागकर कैथल भागा, कैथल से। ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, लौटूंगा आपके पास। मैं संदीप गोयल जी के पास, एक सेकंड भारद्वाज जी, एक सेकंड, मैं विकास के मसले में सबका काउंटर ले रहा हूँ। एक सेकंड अरविंद भारद्वाज जी, एक सेकंड। गोयल साहब, विकास के मसले पर काउंटर क्या है आपका भारत भूषण जी का? देखिए साकेत जी, विकास केवल कागजों में नहीं होना चाहिए, विकास जमीनी स्तर पर भी हर वर्ग में, किसान में, कर्मचारी में, युवाओं में, महिलाओं में, हर धरातल पे दिखाई देना चाहिए। और वो विकास तब होगा जब किसान समृद्ध होगा, किसान को उसकी उचित फसलों के दाम मिले, किसान को उसके सभी की सारी फसल बिकवाई जाए, उसकी पेमेंट टाइम पर की जाए। जब सारी चीजें जब ये नहीं की जाती तो खेती हमारी आधार है हमारे हिंदुस्तान की तरक्की का। जब खेती से जुड़े व्यवसाय के लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आप विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकते इनसे कुछ। ठीक है, डागर साहब। जी संदीप जी, देखिए अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कह रहे कि ऐसा क्यों, आप चुनावी भाषण दे रहे थे आपके, विकास के मैं विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं विकास की, मैं पहले जींद से स्टार्ट करता हूँ। जींद पे ही रहिएगा। बिल्कुल जींद पे रहता हूँ। भारत भूषण जी, इस चैनल के माध्यम से आप ये बता दें कि मिड्ढा साहब भी पंजाबी बिरादरी से थे, सरदार थे। आपने उनको उनका जो पंजाबी मोहल्ला है वहां पे सीवर का पानी अभी भी बहता है। हम खुद पैदल चले वहां पे देखा, वहां निकल नहीं सकते। वहां लेडीज गालियां दे के निकलती हैं, मुंह पे कपड़ा, बच्चे स्कूल वाले जाते हैं सुबह वो गिरते हैं। आप विकास की बात करते हैं, ये तो पंजाब के जींद शहर का हाल है जहां पे सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। अगर क्या चुनाव के वोट लेने के लिए आपने वो खुदवाई हैं? दूसरी बात, जो नेशनल हाईवे एक पंजाब को जोड़ता है, रोहतक से जाता है साकेत जी, वो क्यों नहीं बना? अब तक अधूरा पड़ा है। कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ था वो हुआ है, उसके बाद आज तक बंद पड़ा है। केंद्र में आप बैठे हैं, हरियाणा में आप बैठे हैं, क्या वो इसलिए नहीं बना कि जिस तरह से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई मैं पंजाबी हूं, वो जाट बेल्ट है, क्या इसलिए वो हाईवे नहीं बना? दूसरी बात, आज आरक्षण 10% इन्होंने दिया है केंद्र के अंदर, तो हरियाणा में गोली चलाने की क्या जरूरत थी?
आप जो बात करते हैं कि समान विकास वाली बात भाजपा बात करती है, तो क्यों वो 85 लड़कों को मरवा दिया गया, कितने लापता हैं, क्यों उपद्रव करवाया इन्होंने हरियाणा के अंदर? इनके जो मंत्री हैं उनके घर से चोरी का माल बरामद होता है, लूटपाट का। ये किस विषय पे कहेंगे कि हमने विकास किया है? ठीक है, इसी को विकास कहते हैं? भारत भूषण जी, सबका काउंटर आ गया विकास के मसले पर, अब आपका रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी। मैं यशवी डागर जी से ही शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात। डागर साहब, आप बात कर रहे हैं विकास की, और मैं विकास पे केंद्रित रखना चाहूंगा। 31 वार्ड हैं नगर परिषद के जींद में। 31 के 31 वार्डों में मैं कल सुबह फिर जींद आ जाता हूं। मैं आपको घुमाने के लिए तैयार हूं। कहीं पर अगर एक ढक्कन सीवरेज का खुला है या पाइप लीकेज है तो आप उसका इशू बना रहे हैं। 31 के 31 वार्डों में इन 4-4.25 साल में गलियों का निर्माण हुआ है। शिव मंदिर चलने को तैयार हूँ भाई जी। शिव मंदिर जींद का शिव मंदिर है, उसके सामने गली है। जींद का बुरा हाल है, गलत बात है। सारी जींद का बुरा हाल है। अस्पताल की बात अभी अस्पताल की बात आई। 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल बनाने का मेडिकल कॉलेज आ गया। मेडिकल कॉलेज। अब मैं आपको हैबतपुर गांव में लेकर के चलता हूं। हैबतपुर गांव मेरे साथ चलिए। 30 एकड़ की भूमि में से 26.5 एकड़ भूमि पर जो है 4 दीवारी बन गई है। उसमें जींद मेडिकल जैसे कौशल विश्वविद्यालय पलवल में बना है, सुनिए नहीं, जिस तरह से कौशल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर बना है, ऐसा ही बना है क्या मेडिकल कॉलेज? आपकी सरकार ने 4.5 साल निकाल दिए। 4.5 साल तक आप जींद के अस्पतालों की बात करते हैं। जींद के अस्पतालों में आप लोगों ने क्या सुविधाएं दी? दवाइयां मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है, डॉक्टर मिलते नहीं अस्पतालों में, जींद में अंडरपास मरीजों का बुरा हाल है। पार्टी ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अंडरपास का निर्माण करवाया है। जो बाईपास जींद का बन रहा है वो लगभग कंप्लीट होने पर है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल झूठ कह रहे हैं आप। वो जींद की जनता को 20% काम भी नहीं हुआ उसमें, 20% भी। आप जींद से बाहर के लोगों को शायद गुमराह कर पाएंगे, जींद के लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है संदीप गोयल जी, एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए। 25 किलोमीटर लंबी पीने की पानी की लाइनें बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 से किसानों को 4.5 करोड़ रुपया फसलों का मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 4150 किसानों की 7700 हेक्टेयर भूमि को बीमा में अंतर्गत लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और किसानों की जो जमीनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आपने क्या किया? किसानों की गन्ने की फसल है उसकी पेमेंट को लेट पेमेंट क्यों की आप लोगों ने? किसानों की जमीन की समस्या से ग्रसित है, उसके लिए आपने संदीप जी एक एक करके आवाज नहीं आएगी ऐसे। बिना किसी सिफारिश के नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से इन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जींद की जनता समर्थन देने वाली है, भारी बहुमत से जिताने वाली है। जो पार्टियां अपनी, ठीक है, एक काउंटर संदीप डागर जी का है आपके लिए, एक काउंटर संदीप डागर जी का है। संदीप डागर जी को सुनते हैं। भारत भूषण जी एक सेकंड, संदीप डागर साहब को सुनते। सत्यवीर डागर, भारत भूषण जी एक चीज और बता दीजिए, आप बार बार किसान चिल्ला रहे हैं जबकि किसान का आपने दम घोटा है। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ साहब सुनिए, 20,000 करोड़ रुपया किसानों का, 20,000 करोड़ रुपया किसानों को हरियाणा सरकार से मुआवजे का लेना है। कल भी फरीदाबाद के अंदर पंचायत हुई है, पलवल में भी लोग बैठे हैं। आप ये बताइए, अगर इतने हितैषी है, जो बजट, जो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, जो 60,000 करोड़ पे था हमारा, वो 1,40,000 करोड़ पे चला गया 80,000 करोड़ से। इतना 4-4.5 साल में कौन सा विकास किया? किसानों के पैसे क्यों नहीं देते आप? अश्विनी जी बोलिए। देखिए सर, साकेत जी, आज अभी आप देख रहे हो एक छोटा सा उपचुनाव है, और एक उपचुनाव के लिए तीनों की तीनों पार्टियां, जो कि पिछले 10 साल पहले जो उसमें हुड्डा साहब ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, और उससे पहले इनेलो का भी राज था, और अब बीजेपी का भी राज है। कोई भी पार्टी आज तक विकास नहीं करा पाई। और आज हरियाणा में एक जींद को छोड़ो आप, सारे पूरे हरियाणा में किसी भी गांव में स्कूल नाम की चीज नहीं है। शिक्षा के नाम पर के सत्यानाश कर दिया गया। पूरे अस्पताल के नाम पर के उस पर आज गांव में कोई भी दवाई ले नहीं सकता, इलाज नहीं हो सकता उसका, और आज लोग मजबूर हैं प्राइवेट अस्पतालों में दवाई लेने के लिए। किस तरह से इन्होंने सत्यानाश किया, ये तीनों की तीनों पार्टियां जिम्मेवार हैं। और ये चीजें ये एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम इसलिए लगा रही हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पद पाने की, जो एक कुर्सी को हथियाने की एक वो इन्होंने वो मचाया हुआ है। ये प्रोपेगेंडा इनका। आप कह रहे हैं ये तीनों आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं। आप कौन सी नई राजनीति कर रहे हैं?
भाई साहब हमने काम किया, स्कूल अस्पताल पे हमने काम किया, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इन लोग आते ना, आज से पूरे हरियाणा में इन लोगों ने, अरे हरियाणा में लड़ते चुनाव जीतते, काम करते, बैठ करके सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाएगा। साकेत जी अभी टाइम आएगा उसका, अरे वक्त आएगा थोड़ी होता है, वक्त मिल रहा है तो आप आ नहीं रहे, चैलेंज सामने है, आप चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे, आप कह रहे कि हम अपनी तैयारी करेंगे। साकेत जी जब चुनौती मिली थी, साकेत जी जब चुनौती मिली थी तो मैदान छोड़ के भाग गए थे, इनेलो का जो साथी है जैसे संदीप गोयल जी हैं, मैं इनसे अपील करूंगा थोड़ा सा मेरी सुन लो एक बारी। अभी पिछले जब से इनको शायद विश्वास नहीं है, चलिए वक्त नहीं है, चर्चा को खत्म करना होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। वैसे में सवाल यही है कि अपनी तरफ से कोशिशें जारी है, बिसात बिछ चुका है, मोहरे तय है और किसको कौन सी चाल चलनी है ये भी तय है, लेकिन किसके चाल से कौन शाह और मात होता है इसके लिए 31 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। पेशकश में बस इतना, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।